नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ PN लोधा। साथियों, आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 56 हल करेंगे, जिसमें आपको पर्यावरण की शिक्षण विधियां, विज्ञान की शिक्षण विधियां, गणित की शिक्षण विधियां, सामाजिक की शिक्षण विधियां और हिंदी की शिक्षण विधियां और कुछ कॉमन शिक्षण विधियों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, दोनों के लिए ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर्वश्रेष्ठ जो टेस्ट सीरीज चला रखी है रीट हेतु, आप एक बार जुड़कर देखिएगा और एग्ज़ाम आपके बहुत ही जल्द जैसे डेट आ जाएगी तो एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना आगे जाएगा। तो आप वापस तैयारी अच्छे से स्टार्ट कीजिए क्योंकि बहुत से लोगों ने तैयारी छोड़ रखी है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आता है, पर्यावरण अध्ययन के शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना और टीम भावना बढ़ाना। प्रश्न संख्या 1 में सही विकल्प का चयन करना है आपको। देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन है कि शैक्षिक भ्रमण विधि है। शैक्षिक भ्रमण का अर्थ क्या होता है? कहीं बाहर ले जाकर बच्चों को किसी चीज़ के बारे में बताना। बाहर उस चीज़ को बालक अच्छी तरह से देखेंगे और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखकर मतलब प्रत्यक्ष अनुभव करके छात्र उस चीज़ को सीखते हैं। तो शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य माना जाता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 1 में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष नहीं है। पहला विकल्प, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर नहीं मिलते हैं। दूसरा विकल्प है, प्रश्न पत्र निर्मित करने में समय अधिक लगता है। तीसरा विकल्प है, विश्वसनीयता भी कम पाई जाती है। और चौथा विकल्प है, इनमें से सभी। तो साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण आप सभी जानते हो। वस्तुनिष्ठ परीक्षण और एक होते हैं निबंधात्मक परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण अलग होते हैं, वस्तुनिष्ठ अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, पहला क्या है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें से ही किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। सत्य सत्य हाँ नहीं में जवाब देना पड़ता है। मतलब यहाँ पर खुद की तरफ से विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल इसका दोष है। और क्या पूछा है, दोष नहीं है। दूसरा है, प्रश्न पत्र निर्मित करने में समय अधिक लगता है, क्योंकि निबंधात्मक वाले जो प्रश्न है वो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ वाले जो प्रश्न हैं उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये भी इसका दोष है। लेकिन विश्वसनीयता भी कम पाई जाती है। ये जो तीसरा विकल्प है ये गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं इसमें विश्वसनीयता अधिक होती है साथियों, कम नहीं होती है। तो ये इसका दोष नहीं है। यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है प्रश्न संख्या 2 में, वो आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रकृति है तार्किक विषय है, कठिन विषय है, आलंकारिक विषय है या अनुमान पर आधारित है? तो आपको यहाँ पर तीसरे प्रश्न में सही आंसर बताना है। विज्ञान की प्रकृति दिए गए विकल्पों में से कौन सी है? साथियों, हम ये नहीं कह सकते हैं कि विज्ञान एक कठिन विषय है या अलंकारिक विषय है। अनुमान पर आधारित विषय इसको नहीं माना जाता है, बल्कि इसको तार्किक विषय माना जाता है। मतलब जब भी कोई विज्ञान के संदर्भ में कोई फैक्ट प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पीछे एक तर्क होता है कि ऐसा किस लिए हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक तार्किक विषय है। प्रश्न नंबर 3 में जो प्रथम विकल्प है वही आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं, सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद। तो सर्वांगीण विकास करना है बालक का, क्या आवश्यक रहेगा दिए गए विकल्पों में से? तो साथियों, खेलकूद भी जरूरी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जरूरी होता है, सांस्कृतिक ज्ञान, ये सभी चीज़ें सर्वांगीण विकास में आ जाती है। किंतु यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है वो कह रहा है शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। मतलब शिक्षण तो कराया ही जाएगा, उनके साथ में सहगामी क्रियाएं भी यदि बालक से कराई जाती है तो उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। सहगामी क्रिया में ये सभी चीज़ें आ जाती है और इसके साथ शिक्षण भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम जाएंगे प्रथम विकल्प पर, जो कि आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं साथियों। 5वां क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्न में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, सामूहिक क्रियाकलाप और सहयोग। प्रश्न नंबर 5 को समझ करके आंसर दीजिए। राइट आंसर बताओ 5वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में जो सही आंसर है वो रहेगा पहला विकल्प। कैसे? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का आकलन कर रहे हो आप, तो प्रश्न भी पूछते हो, सामूहिक क्रियाकलाप के माध्यम से भी आकलन कर सकते हो, सहयोग के माध्यम से भी आकलन कर सकते हो, किंतु स्मरण रखना तो फिर याद रखना, रटना के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। इसलिए ये जो स्मरण रखना है यह आकलन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 में प्रथम विकल्प सही है, प्राथमिक स्तर पर यह पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ प्रथम विकल्प राइट है। प्रश्न नंबर 6 साथियों, प्रश्न नंबर 6 है आपके पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों की जागरूकता जानने के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी देने के लिए और छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 6 में जो सही आंसर है वो रहेगा आपका पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए। क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न जो है आप जब दैनिक पाठ योजना बनाते हो तो वहाँ पर हम बच्चों को पाठ योजना जब बनाकर पढ़ाते हैं तो शुरुआत में ही बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? ताकि जो पूर्व ज्ञान है उसका संबंध जुड़ जाए पाठ से। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 6 में। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है CCE, निर्माणात्मक, योगात्मक और मानक। तो मूल्यांकन का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? देखो जो CCE जिसको हम कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये एक मूल्यांकन की नवीन तकनीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं, ये भी मूल्यांकन की एक तकनीक है। योगात्मक मूल्यांकन जिसको संकल्पनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं, ये भी मूल्यांकन का प्रकार है। लेकिन साथियों जो मानक जैसे कोई मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता है, बल्कि मानकता तो विशेषता होती है मूल्यांकन की। क्या होती है? विशेषता होती है, न कि प्रकार। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न विश्वसनीय नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, वैध नहीं है और विभेदकारी नहीं है। प्रश्न संख्या 8 को समझ कर के आंसर दीजिए कि इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो साथियों 8वें क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प, विभेदकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रश्न हो यदि उसका उत्तर सभी बालक दे रहे हैं और वो भी बिल्कुल सही दे रहे हैं, तो मतलब वो प्रश्न विभेद ही नहीं कर पा रहा है। मंद बुद्धि छात्रों में, सामान्य बुद्धि बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनात्मक बालकों में, इनमें कोई अंतर ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो प्रश्न विभेदकारी नहीं है। 8वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प आपका राइट है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है और अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो इनमें से योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा रहेगा? साथियों 9वें क्वेश्चन में सही आंसर का चुनाव कीजिए। बताइए राइट आंसर प्रश्न संख्या 9 में। देखिए आपके 9वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा प्रथम विकल्प, समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है इसका पता लगाना ही योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक का मतलब टोटल जानकारी हो जाएगी, ठीक है, इसमें टोटल चीज़ें आ जाती है। रचनात्मक का क्षेत्र कम होता है, रचनात्मक लगातार चलता रहता है, योगात्मक लगातार नहीं चलता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 10,
10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? आकलन करना, पक्षांतरण करना, मानस दर्शन और कंठस्थ करना। तो इनमें से गणितीय प्रक्रम कौन सा नहीं माना जाएगा? साथियों, गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत आकलन करना भी आ जाता है, पक्षांतरण करना भी आ जाता है, मानस दर्शन भी आ जाता है, लेकिन कंठस्थ करना वही रटने वाली बात है ये, तो कंठस्थ करने को हम गणितीय प्रक्रम में शामिल नहीं करेंगे। 10वें क्वेश्चन में आपके चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। अब 11वां क्वेश्चन है आपके, चलचित्र विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि चलचित्र के माध्यम से प्रक्रिया, गति और विकास की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यह सस्ता साधन है, इसके प्रयोग के बाद पाठ्य सामग्री की जरूरत नहीं होती है और उपरोक्त सभी। तो साथियों, विज्ञान शिक्षण के अलावा चाहे कोई सा भी आपके सब्जेक्ट हो, उसमें चलचित्र इसलिए महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि चलचित्र के माध्यम से जो प्रक्रिया है, जो गति है और जो विकास है, इसकी पुनरावृत्ति आप कर सकते हो। सस्ता साधन होने के लिए, कोई चलचित्र सस्ता साधन नहीं है कि जैसे श्यामपट्ट है तो वो सस्ता साधन होता है, चलचित्र कोई सस्ता साधन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प गलत है। पहला विकल्प आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 11 में। आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन, श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रयोग की गई विधि को किस नाम से जाना जाता है? अवलोकन विधि, प्रयोजना विधि, अन्वेषण विधि और प्रदर्शन विधि। तो बच्चों को आप श्वसन तंत्र पढ़ा रहे हो, इसके लिए आपने क्या किया? मानव श्वसन तंत्र का मॉडल बनाया और बच्चों को उस मॉडल को बना करके बच्चों के सामने रखा और उसके माध्यम से पढ़ा रहे हो, उसको दिखा करके। तो हम इसको प्रदर्शन विधि के नाम से जानते हैं। अन्वेषण विधि तो खोज विधि है, जिसमें बालक खोज करके सीखता है। प्रयोजना विधि में बालक करके सीखता है, इसको हम अवलोकन विधि नहीं कहेंगे। अवलोकन विधि में छात्र खुद अवलोकन करेगा, यहाँ पर शिक्षक खुद प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए चौथा विकल्प सही रहेगा, न कि प्रथम विकल्प। प्रश्न नंबर 12 में चौथा ही विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपके, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? रटने की है ये ना। आगमन विधि, निगमन विधि, दृष्टांत विधि और व्याख्यान विधि। तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है? देखिए, आगमन विधि में तो बालक उदाहरण के माध्यम से नियम निकालता है, तो हम इसको रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली विधियों में नहीं रखेंगे। तीसरी जो है दृष्टांत विधि, दृष्टांत विधि मतलब उदाहरण विधि, जिसमें उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये भी रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देती है। लेकिन साथियों, जो निगमन विधि है, इसमें क्या होता है? बच्चों को पहले नियम रटवाया जाता है, बच्चे पहले नियमों को कंठस्थ करते हैं, फिर उसके बाद में आगे की चीज़ें करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो निगमन विधि है, ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 13 में आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है आपके, प्राथमिक स्तर पर गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास और हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साथियों। प्रश्न नंबर 14 में सही आंसर का चुनाव करो। देखिए, 14वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रथम विकल्प। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल कर रहे हो आप, तो क्रियाकलाप आधारित उपागम आप अपनाओगे। मतलब बच्चे यदि क्रिया करके उस सवालों को हल करते हैं तो वहाँ पर वो ही सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्रियाकलाप में क्या होगा कि बालक करके सीखता है। कैसे सीखता है? करके सीखता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को आप कोई सवाल दे रहे हो, अब सवाल में जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ सामग्रियाँ विद्यालय में हैं बच्चों को सवाल सिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए 10 छोटी छोटी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें हैं, अब 5 आपने एक तरफ रख दी, 5 एक तरफ रख दी और बच्चों से कहा कि दोनों को जोड़ के बताओ, तो 5 ये चीज़ें उठाएगा गिन के, 5 ये चीज़ें गिन करके उठाएगा, गेंद वगैरह कुछ भी हो सकती है। बालक कहता है कि भाई टोटल ये 10 है। तो क्रियाकलाप, इस प्रकार से आप बच्चों को गणित आसानी से सिखा सकते हो क्रियाकलाप आधारित उपागम पर। विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 14 में आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर।
15वां क्वेश्चन है पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। समवाय विधि, हर्बर्टीय विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि और व्याख्यान विधि। तो पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था, जो कि इन्होंने एक और विधि दी थी जिसका नाम है अभिकर्मित अनुदेशन विधि, जो कि पूर्णतः स्किनर की विधि है साथियों। और ये इसमें भी जैसे सिद्धांत दिया था तो इसमें इन्होंने पुनर्बलन पर जोर दिया, तो उसी प्रकार इस विधि में भी इन्होंने पुनर्बलन पर जोर दिया। और जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है इसके अलग अलग प्रकार भी है, जैसे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन है, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, फिर मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन विधि है। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर अभिकर्मित अनुदेशन विधि में छात्र, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि छात्र स्वयं की गति से सीखता है, स्वयं की गति से, जितना सीखने की उसकी गति है उस गति से। तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 15 में सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो आपके 16वां क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है वैज्ञानिक खोजे एवं बालक सीखे, अध्यापक खोजे एवं बालकों को सिखाएं, बालक व अध्यापक दोनों ही खोजे, और चौथा है अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। तो अन्वेषण विधि, जिसको अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है साथियों, आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जनक है। इस विधि में क्या बताया गया है कि बालक खोज करके सीखता है अध्यापक के मार्गदर्शन में, तो बालक अध्यापक के मार्गदर्शन में स्वयं खोज करके सीखता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 में सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? सभी प्रणालियों के गुणों को लेकर विकसित नवीन शिक्षण प्रणाली का नाम है वाचन विधि, समवाय विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो सभी प्रणालियों के गुणों को लेकर विकसित नवीन विधि है, तो प्रश्न संख्या 17 में राइट आंसर है आपके समवाय विधि। समवाय का मतलब क्या होता है? जिसमें सभी विधियों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन, विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या एनसीईआरटी 1961 के द्वारा। तो साथियों विज्ञान सबके लिए ये जो कथन है इसकी पुष्टि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 में आपके प्रथम विकल्प सही है। अब बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका इस टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है एनसीईआरटी, एनसीटीआई, न्यूपा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो देखिएगा यहाँ पर जो मैंने प्रथम विकल्प लिखा है एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी नहीं होता, एनसीईआरटी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है साथियों। जो देखिए जो राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है वो राइट आंसर रहेगा। जबकि कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि राज्य स्तर पर, ठीक है, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया है। अगर प्रश्न आ जाए राज्य स्तर पर राजस्थान में विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार किसके द्वारा किया जाता है, तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और वापस कह रहा हूँ कि तैयारी को स्टार्ट कर दो, टाइम बच रहा है अभी भी। अब भी नहीं की तो लास्ट में एकदम नहीं पढ़ पाओगे आप। वो जो इकट्ठी चीज़ हो जाती है फिर वहाँ पे घबराहट, अनेक चीज़ें माइंड में आएगी और आप तैयारी नहीं कर पाओगे। अभी तैयारी चालू कर दो अगर आप वास्तव में चाहते हो कि सिलेक्शन हो। पदों की संख्या जो 31,000 थी, मेरे हिसाब से वो 101% आपके पदों की संख्या जरूर बढ़ेगी साथियों। भले वो 40,000 हो, 50,000 हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन बढ़ेगी जरूर है। तो फिर आपके पास अवसर भी ज़्यादा है। अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन जरूर होगा। अंतिम और 20वां क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण विधि का पद नहीं है, प्रयुक्त निगमन विधि का, नियम का बताया जाना, अभ्यास, उदाहरण और विश्लेषण। तो निगमन विधि का कौन सा पद नहीं है? विज्ञान शिक्षण हो या अन्य कोई भी विषय हो, देखिए उसमें
निगमन विधि में नियमों को बताया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है, विश्लेषण कराया जाता है, लेकिन उदाहरण ये निगमन विधि का पद न होकर के ये आगमन विधि का पद है। किसका पद है? ये आगमन विधि का। इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है 20वें क्वेश्चन में वो ही सही आंसर रहेगा। तो ये टेस्ट पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।